Okay, let us begin with the lecture. Now we have completed till here, correct? Last हमने क्या पढ़ा था? Rights of an unpaid seller against buyer personally. So we discussed all these points in detail. ठीक है? Suit for price, damages for non-acceptance, suit for interest, and what if the contract has been repudiated before the due date? Correct? So we have seen all these points. Okay, the next topic in this is rights of parties in case of breach. ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पढ़ना. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर. ठीक है, सो ओनली बाय रीडिंग दिस व्हाट डू वी अंडरस्टैंड. ब्रीच मतलब क्या? ब्रीच का मतलब आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा. इन केस इफ यू हैवंट, राइट डाउन. ब्रीच मीन्स टू break. Breach means to break the contract. What does breach mean? Breach means to break the contract in between. है ना? ब्रीच का क्या मतलब होता है कि दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है. ओके, ब्रीच मीन्स टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, let me give you an example to understand the word breach. Okay, let us assume, for example, ये हमने एग्जाम्पल खैर बहुत बार देखा है. A, the seller, okay, he is going to deliver some 10 bales of cotton to the buyer. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ, तो मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 10 बेल्स ऑफ कॉटन को डिलीवर करवाना जहां पर बी ने मांगे हैं. और बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू पे द सेलर. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू पे हिम. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिलीवर करवाना. करेक्ट. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस दैट यहां पर बी ने पे तो किया है, ही हैज पेड, बट ए ने यहां पर डिलीवरी नहीं करवाई है. ओके, सपोज ऐसे मान लो कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है इसमें, लेट मी राइट डाउन, पेमेंट होने वाला था 1st ऑफ जैन को, डिलीवरी होने वाली थी 5th ऑफ जैन को. सिंपल है. तो यहाँ पर पहली चीज क्या होगी? पहला पेमेंट होगा. करेक्ट. तो पेमेंट यहाँ पर हो चुका है. फिर आती है 5th ऑफ जैन. 5th ऑफ जैन को डिलीवरी नहीं होती है. तो यहाँ पर ब्रीच किसने किया है? हु हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट? द सेलर हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी हुई है क्या? द आंसर इज नो. पेमेंट हैज बीन मेड, दैट मीन्स बायर ने उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो अच्छे से फुलफिल कर ली हैं. करेक्ट. सो बायर हैज फुलफिल्ड हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस, बट हैज द सेलर कंप्लीटेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? द आंसर इज नो. तो यहाँ पर ब्रीच किसने किया है? द सेलर हैज कॉज्ड अ ब्रीच. करेक्ट. So this was an example. If you want, you can write down in your own words. अगर यहाँ पर पेमेंट नहीं करता बायर, तो यहाँ पर ब्रीच कौन करता? बायर ब्रीच करता. करेक्ट. सो इफ आई जस्ट सिंपली वांट टू राइट डाउन इन सिंपल सेंटेंसेस, आई राइट डाउन डिफॉल्टिंग पार्टी. ये लिख लो सेंटेंस, डिफॉल्टिंग पार्टी कॉजेज ए ब्रीच. है ना? ब्रीच मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना. तो अगर आज कॉन्ट्रैक्ट को मैं तोड़ती हूं तो मैं कौन बन जाऊंगी? आई विल बिकम द डिफॉल्टिंग पार्टी. Correct. So you can write down in this way so that it is a little easier for you all to analyze that who's the defaulting party, who's the suffering party. तो हमेशा ब्रीच कौन करेगा? जो डिफॉल्टिंग पार्टी रहेगी, वो पार्टी रहेगी जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करती है. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. सो आई हैव रिटन डाउन डिफॉल्टिंग पार्टी कॉजेज ए ब्रीच. ओके. सो यहां पर क्या लिखा था? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर.
तो यहाँ पर ये सेंटेंस में आपको इन्होंने बता दिया है कि ब्रीच किसने किया है, हु हैज कॉज्ड द ब्रीच, ब्रीच हैज बीन डन बाय द सेलर। देखो यहाँ पर लिखा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, तो यहाँ पर ब्रीच किसने किया है, सेलर ने ब्रीच किया है। सो इफ आई वांट टू, इससे एक और कंक्लूजन क्या निकलता है कि यहाँ पर जो राइट्स होंगे वो राइट्स किसके होंगे, राइट्स होंगे सफरिंग पार्टी के, यानी किसके होंगे, बायर के। डज दिस मेक सेंस टू यू ऑल, दैट इफ ब्रीच हैज बीन डन बाय द सेलर, तो यहाँ पर नीचे जो भी राइट्स लिस्टेड होंगे, those rights will be of whom, those rights will be of the suffering party. And who's the suffering party, the buyer is the suffering party. Why? Because breach has been done by the seller. Simple sa hai, right? If you want, you can write down this as well. So let us read down. तो अभी हम when we have read the heading, we have understood that who has caused the breach, the seller has caused the breach. ठीक है? Now let us read down these boxes. देखो, breach of contract by seller, there are 3 points over here. ठीक है? तीनों पॉइंट में सेम लिखा है, breach of contract by seller, breach of contract by seller, breach of contract by seller. तीनों पॉइंट्स में ब्रीच किसने किया है, सेलर ने किया है। और जो ये वाला कॉलम है, दिस वन, यहां पर दे हैव गिवन यू ऑल द रीजन। ठीक है, तो लेट अस रीड डाउन वन बाय वन। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में उसने कैसा ब्रीच किया है, उसने गुड्स की डिलीवरी ही नहीं दी है, तो ब्रीच कर लिया उसने, करेक्ट। पॉइंट 2 देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही रेप्यूडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, जहां पर वो खुद से होके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है विदाउट एनी रीजन, और मे बी इफ देयर इज अ रीजन दैट डज नॉट मैटर, दैट इज इमटेरियल, बट ही हिमसेल्फ कैंसिल्स द कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, करेक्ट। तो अगर वो कैंसिल करता है, अगर वो रेप्यूडिएट करता है, तो ब्रीच भी कौन करेगा, ब्रीच भी उसी से हो रहा है, करेक्ट। पॉइंट 3 देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही डिलीवर्स द नॉन कंफर्मिंग गुड्स एंड बायर रिजेक्ट्स एंड रिवोक्स एक्सेप्टेंस। इसका मतलब सुनो, अब मैंने अपने लोकल शॉप पर एक ऑर्डर दिया, दैट सेंड मी 10 पार्लेजी बिस्किट्स। उन्होंने मुझे 10 बिस्किट्स भेजे विच वर मोनाको। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुड्स मेरे घर पर डिलीवर हुए हैं, दोज गुड्स आर 10 मोनाको बिस्किट्स, करेक्ट। एंड दे आर व्हाट, दे आर नॉन कंफर्मिंग गुड्स, मतलब मैंने ऑर्डर दिया था इसका, आ जाते हैं ये गुड्स। सो आर दे कंफर्मिंग गुड्स, द आंसर इज नो, दे आर नॉन कंफर्मिंग गुड्स। नॉन कंफर्मिंग गुड्स आने के बाद क्या हुआ, बायर ने उसे रिजेक्ट किया एंड ही गेव बैक दोस गुड्स टू द सेलर। ठीक है, क्यों बायर क्यों एक्सेप्ट करेगा, बायर ने ऑर्डर दिया था कोई और ब्रांड का, डिलीवरी हो जाती है कोई और ब्रांड की, सो विल द बायर एक्सेप्ट, द आंसर इज नो। तो ही विल, द बायर रिजेक्ट्स, और वो जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक कर लेगा। सो दिस इज वन एंड द सेम थिंग, इवन इफ यू डू नॉट राइट दैट पार्ट, जस्ट यू कैन write down delivery of non conforming goods and buyer rejects the goods. ठीक है, so in short, if you read these 3 points again, यहाँ पर आपको रीजन बताया है तीनों पॉइंट्स में। अच्छा, ये सिर्फ 3 रीजंस नहीं होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर उन्होंने मेजरली आपको वो रीजंस बताए हैं जो they have been seen frequently. ठीक है, so in these 3 points what have we seen, that in all the 3 points the breach has been caused by the seller. okay, breach किसने किया है, सेलर ने किया है, और वो ब्रीच किस तरह से करेगा, यहाँ पर आपको रीजंस बताए हुए हैं। हाउ विल ही कॉज अ ब्रीच, ईदर बाय नॉन डिलीवरी, ईदर बाय रेप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और ईदर बाय डिलीवरिंग नॉन कंफर्मिंग गुड्स। ठीक है, ऐसे 3 तरह से ही कैन कॉज अ breach of contract. Okay, also this list is not just these 3.
ओके बहुत सारे रीजंस होते हैं, दे हैव जस्ट अज्यूम कि वो उन्होंने आपको सिर्फ टॉप 3 रीजंस बताए हैं, ठीक है। तो चलो हमको रीजंस तो अब पता चल गए। नाउ अगेन समथिंग विच इज वेरी कॉमन, if breach has been caused by the seller, तो जो राइट्स होंगे वो राइट्स किसके होंगे, बायर के होंगे। इसमें तो अब तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, राइट। इफ ब्रीच हैज बीन कॉज्ड बाय द सेलर, देन हु विच पार्टी राइट्स अराइज, तो बायर के राइट्स अराइज होंगे, करेक्ट। सो द नेक्स्ट पेज वी आर गोइंग टू रीड दोज राइट्स। देखो राइट्स ऑफ द बायर, ओके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है दैट इज इंपॉर्टेंट, लेट अस रीड दैट। इफ द सेलर कमिट्स अ ब्रीच, द बायर गेट्स द फॉलोइंग राइट्स। तो यहाँ पर आपको कुछ 4 से 5 राइट्स दिए हैं, एंड दोज राइट्स आर ऑफ whom? Those rights are of the buyer. Okay, let us read those. देखो पॉइंट 1, जब भी आप ऐसे कोई राइट्स पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये राइट्स हैं किसके, ठीक है। ओके फर्स्ट देखो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। फर्स्ट लेट अस रीड डाउन, और आपको हर पॉइंट के बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। देखो वेयर द सेलर wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages for non acceptance। क्या लिखा है, जहां पर सेलर डिलीवरी नहीं करवाता है, that too wrongfully, the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue him for non delivery, है ना। अगर ऐसे सपोज मान लो, if I go to a shop, I have selected the goods, ठीक है। now maybe I have paid, I have not paid, whatever it is, मैंने उनको एड्रेस भी दे दी कि ये गुड्स मेरे घर पर डिलीवर करवा देना। बट अब अगर वो पर्पसली डिलीवरी रोक के रखे हैं, अगर वो पर्पसली मेरे घर पर डिलीवर नहीं करवा रहे हैं, so what are they doing? They are not delivering the goods, and hence as a buyer I can sue them. Sue them का मतलब क्या होता है? In the words of law, I can file a case against them in the court of law, ठीक है। now यहाँ पर आपको नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, read that example. A shoe manufacturer agreed to sell 100 pair of shoes to B. So let me write down this part. A agreed to sell 100 pairs of shoes to B at the rate of, rate क्या था per shoe का 1050, ठीक है 1050 per pair of shoe। आगे A knew that B wanted the shoes for the purpose of further reselling to C। अच्छा ये B शूज खरीद के खुद के पास नहीं रखने वाला था, ये फर्दर C को बेचने वाला था, और जो C को बेचने वाला था उसका रेट क्या है 1100, ठीक है। तो अब तक का पूरा ट्रांजैक्शन देखो, B A से खरीदेगा कितने में 1050 में, और सी को बेचेगा कितने में 1100 में, ठीक है। आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है। ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ए फेल्ड टू डिलीवर द शूज। ओके क्या हुआ, ए को सपोज बी को डिलीवर करवाने थे 5th of Jan को, 5th of Jan को वो डिलीवरी नहीं करवाता है, तो अगर ये शूज बी के पास नहीं आएंगे तो ये सी के पास कैसे जाएंगे, राइट। बी के पास ही शूज नहीं है तो वो कैसे सेल करेगा सी को, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस। सो व्हाट डिड ए डू ओवर हियर, ए को शूज कब देने थे बी को, ए हैड टू डिलीवर दो शूज ऑन 5th of Jan। 5th of Jan पर ए ने वो शूज बी को डिलीवर नहीं करवाए, तो देखो आगे क्या हुआ। I'll read that line again. On the due date of delivery, A failed to deliver the shoes to B. In the consequence, B also could not perform his contract with C, right? In this case, B can recover damages. अच्छा, अब
पहले तो ये देखो यहाँ पर ब्रीच किसने किया है, सिंपल सा लॉजिक है, ए ने 5th of Jan को शूज डिलीवर नहीं करवाए, राइट? तो who has caused a breach over here? A has caused breach. और A कौन है? A is the seller, correct? A कौन है? A is the seller. And who A also becomes what? Defaulting party. हम सिर्फ ये दोनों लोगों की बात कर रहे हैं, अब A और B की बात कर रहे हैं, हम C की बात नहीं कर रहे हैं। तो A और B के बीच में डिफॉल्टिंग पार्टी कौन बन जाएगा? A will become the defaulting party, B will become the suffering party. यहां तक क्लियर है सबको? तो यहाँ पर डैमेजेस का मतलब क्या होता है? सम कॉम्पनसेटरी अमाउंट, ठीक है? यहाँ पर डैमेजेस कौन किसको देगा? द डिफॉल्टिंग पार्टी विल गिव टू द सफरिंग पार्टी। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर A विल हैव टू गिव डैमेजेस टू B, क्योंकि A ने गलती की तो डैमेजेस भी भरपाई किसको करके देनी है? A को करके देनी है, करेक्ट? A हैज टू गिव डैमेजेस टू B। अब यहाँ पर अगर आपको यहाँ तक समझा है, नाउ इन द नेक्स्ट लाइन दे हैव गिवन यू कैलकुलेशन। तो डैमेजेस का तो मतलब हमने अब तक क्या समझा है? एनी कॉम्पनसेटरी अमाउंट, ठीक है? नाउ इन द नेक्स्ट लाइन दे हैव गिवन यू कि डैमेजेस कितने बनेंगे, हाउ मच यू हैव टू पे द डैमेजेस। ओके, देखो A failed to deliver the shoes to B, in consequences B also could not perform his contract with C, ठीक है? हाँ, यहां से देखो, in this case B can recover damages from A at the rate of 50 per pair. अब ये 50 रुपीज कहां से आ रहा है? Let us calculate. मैं वापस से लिख लेती हूँ रेट्स। A सेल करने वाला था B को कितने में? 1050 में, करेक्ट? B आगे बेचने वाला था किसे? C को, कितने में? 1100 में, करेक्ट? B was going to further sell it to C. अब ये A ने ड्यू डेट पर ये किया, ब्रीच कर लिया, करेक्ट? सो A becomes द डिफॉल्टिंग पार्टी। ये सब अभी हमने सारी चीजें देख ली हैं। तो यहाँ पर डैमेजेस कौन किसको देगा? A will have to give damages to B, राइट? यहाँ तक भी कंक्लूजन हमने डिराइव कर लिए हैं। नाउ वेयर डज दिस 50 कम फ्रॉम? अब देखो B कितने में खरीदने वाला था? A से 1050 में, फिर इसके अंदर वो 50 रुपीज का प्रॉफिट चार्ज करके C को सेल करने वाला था कितने में? 1100 में। तो अब अगर A शूज डिलीवर नहीं कर पाया तो B का ये जो 50 रुपए का प्रॉफिट होने वाला था वो अब होगा क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि B के पास ही शूज नहीं है तो वो आगे क्या बेचेगा? अगर वो C को आगे बेचता तब जाके उसके पास उसका 50 रुपए का प्रॉफिट डिराइव होता ऑन पर पेयर ऑफ शू, ठीक है? अब A ने ही B को गुड्स नहीं दिए हैं, A ने ही वो शूज डिलीवर नहीं करवाए हैं ड्यू डेट पर, तो 50 रुपए का प्रॉफिट जो प्रीवियसली बुक होने वाला था, क्या अब वो होगा प्रॉफिट? नहीं। तो इसलिए B क्या करेगा? B यही 50 रुपीज को A से रिकवर करेगा इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। देखो B का 50 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला था फ्यूचर में ऑन पर पेयर ऑफ शू, तो अब प्रॉफिट होगा क्या? आंसर इज नो, शूज ही नहीं है तो कहां से प्रॉफिट होगा? शूज नहीं है तो वो आगे C को बेच नहीं पाएगा, बेचेगा नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। बट अब क्या होगा? अब अगर A ने यहाँ पर ब्रीच कर दिया है and now we know that A is the suffering party and so on and so forth, right? ठीक है, तो ये 50 रुपीज किससे रिकवर करेगा? He will recover ₹50 पर पेयर के हिसाब से, जितने भी नंबर ऑफ पेयर वो लेने वाला था A से, इसको मल्टीप्लाई करके जितना टोटल आंसर आता है he will claim that as damages, करेक्ट? एक डाउट है that what if B has already paid for the price of the shoes? The answer is then he will get a refund, ठीक है? That is something which is very implied, ठीक है? तो रिफंड ऑब्वियसली मिलेगा। वो रिफंड के अलावा डैमेजेस भी मिलेंगे, और डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे?
बी को जितना प्रॉफिट होने वाला था, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शूज, जितना भी आंसर आता है दैट विल बिकम द डैमेजेस। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा एक इंटरप्रिटेशन है which is slightly overseen by the students, so let me highlight that point for you now। आपने यहाँ पर एक फ्रेज दिया है, look at that second line of example, A knew that B wanted the shoes for the purpose of further reselling them to C। इसका मतलब क्या होता है, मैं वापस लिख लेती हूँ, A बेचने वाला था B को, B बेचने वाला था C को, करेक्ट। अब ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की है एग्जाम्पल में, उसमें से हमें क्या समझता है कि ए को बात ये पता थी, कौन सी बात पता थी, कि बी शूज खरीद के अपने पास ना रखने वाला है, जबकि इनफैक्ट ही इज गोइंग टू फर्दर रीसेल इट टू मिस्टर सी, करेक्ट। ये बात किससे पता थी, ए को पता थी। आई रीड दैट सेंटेंस अगेन, ए न्यू दैट B wanted the shoes for the purpose of further reselling to C। अब how does this statement impact our conclusion? अब सुनो, if I say in this case A had the knowledge, A को ये चीज पता थी कि B इसे आगे बेचने वाला है C को। अगर ये बात A को पता होती है तो ही B can recover damages with that particular calculation। What is the calculation? Number of shoes multiplied by profit per shoe, correct। ये कब अप्लाई होगा, जब A को ये बात पता है, कौन सी बात पता है, कि B ये फर्दर सेल करने वाला है C को। अगर आपको एग्जाम में ऐसा फैक्ट्स देते हैं जहां पर एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज है, I'll again write that down। तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा दिया है, A is selling it to B and B is going to further sell it to C, ठीक है, सेम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, बट इस केस में A को पता नहीं है, A is not aware regarding that B is going to further sell it to C। ठीक है, अब इसको हम देख रहे हैं इसमें क्या होगा। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा उसमें ए को ये बात पता थी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। नाउ आई एम डिस्कसिंग सम अनदर एग्जाम्पल वेयर ए इज नॉट अवेयर that what is B going to do with the shoes, either B is going to use it for personal purpose or whatever he's, A को इससे कोई लेना देना नहीं है और A को ये बात पता भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो A को ये बात पता नहीं है, ठीक है, अब A को शूज के कब डिलीवर करवाने थे, 5th ऑफ जैन को, 5th ऑफ जैन आ गई, A ने क्या कर लिया, ब्रीच कर लिया, करेक्ट। नाउ A in this case becomes whom, A becomes the defaulting party, B becomes the suffering party। सिमिलर है। अब एक और चीज हमने क्या डिस्कस कर ली थी कि यहाँ पर डैमेजेस पे होंगे, क्यों, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो ए ने ब्रीच किया है तो डैमेजेस तो पेबल होंगे, एंड हु विल पे द डैमेजेस, द डिफॉल्टिंग पार्टी विल पे टू द सफरिंग पार्टी, यानी ए विल हैव टू पे डैमेजेस टू बी। सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो डैमेजेस का कैलकुलेशन होगा वो प्रॉफिट के हिसाब से नहीं गिना जाएगा, ठीक है, देन डैमेजेस विल बी कैलकुलेटेड इन सम अदर फॉर्मूला जो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट जस्ट दैट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि कौन से केसेस में डैमेजेस प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट होंगे और कौन से केसेस में डैमेजेस प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने आपको फैक्ट्स क्या बताए हैं कि ए को ये बात पता नहीं थी कि बी से आगे बेचने वाला है सी को, ठीक है, तो इससे ये एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या हो रहा है, डैमेजेस तो पेबल होंगे, हम डैमेजेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जस्ट दैट यहाँ पर जो ए डैमेजेस पे करेगा बी को उसका कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट होगा, वो डैमेजेस में हम प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बात ए को पता थी क्या, नो। सो व्हेन ए इज अवेयर then you can consider the profit and calculate damages। when A is not aware
देन डू नॉट कंसिडर द प्रॉफिट पार्ट, ठीक है। सो ये बात आपको नोट्स में नहीं बताई है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन एडिशनल, ओके। सो वी आर डन विथ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ओके। अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। आई विल गिव यू द एग्जांपल अगेन, देखो अगर आपको याद आता है तो, ओके। नाउ इन दिस केस वी आर स्पीकिंग अबाउट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब हुआ क्या, आई गो टू अ ऑक्शन सेल, ठीक है, वहां पर एक पेंटिंग है हॉर्स की जो मुझे बहुत पसंद आई है, एंड आई एम द हाईएस्ट बिडर, ठीक है, आई एम द हाईएस्ट बिडर। तो पेंटिंग किसको जाएगी, हाईएस्ट बिडर को जाएगी, करेक्ट। देयर इज वन पर्सन हु सेज 10 lakhs, देयर इज अदर पर्सन हु सेज 20 lakhs, है ना। आई एम सेइंग 50 lakhs, ठीक है, 50 lakhs के कोई ऊपर नहीं जाता है, तो आई बिकम द हाईएस्ट बिडर, ठीक है। तो ऑक्शन सेल में सेल कैसे होता है, जो बिडर हाईएस्ट बिड देगा उसको वो कमोडिटी सेल हो जाएगी, करेक्ट। ये सिंपल सा है ऑक्शन सेल में। तो अब हुआ क्या, आई लाइक दिस हॉर्स पेंटिंग, ओके, एंड आई हैव गिवन द हाईएस्ट बिड। अब वो जो ऑक्शनर है, जो ऑक्शन को कंडक्ट कर रहा है, जो सारे प्रोसीडिंग्स कर रहा है, उसने मुझे क्या कहा कि ये जो हॉर्स की पेंटिंग है हम आपके घर पर कल डिलीवर करवा देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दे कम टू माय हाउस, ओके, एंड दे गिव मी एन ऑफर। ऑफर क्या है, वो मुझे कहते हैं कि ये जो हॉर्स की जो पेंटिंग है ना, इसको भूल जाओ, हम आपको 1 CR देंगे, ओके। व्हाट आर दे टेलिंग मी, टू फॉरगेट दैट पेंटिंग, एंड इन रिटर्न ऑफ यू डूइंग दिस फेवर वी विल गिव यू 1 CR। मैंने कहा नहीं, मुझे ये पेंटिंग ही चाहिए। देन दे गिव मी एन ऑफर ऑफ 2 CR, मैंने कहा नहीं, मुझे ये पेंटिंग ही चाहिए। अच्छा, देन दे गिव मी अनदर ऑफर, और वो मुझे कहते हैं कि हम आपको पेंटिंग देंगे पर वो पेंटिंग किसी और पेंटर की है। मैंने वो भी मना किया ऑफर, मैंने कहा मुझे चाहिए तो मुझे यही पेंटिंग चाहिए जो मैंने कल ऑक्शन सेल में खरीदी थी, मुझे वही पेंटिंग चाहिए। नाउ ऑक्शन सेल होता कौन सी कमोडिटीज का है, जो रेयर इन नेचर है, जो प्रेशियस हैं, करेक्ट, उन कमोडिटीज का होता है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या, कि ये नहीं तो ये? द आंसर इज नो। ऑक्शन सेल इज ऑफ रेयर कमोडिटीज, रेयर प्रोडक्ट्स, है ना, जो बाजार में उसके 10 कॉपीज फेक या सेकेंड कॉपी थर्ड कॉपी बिकते होंगे, बट ओरिजिनल कॉपीज ओरिजिनल नहीं होती हैं 10-15, राइट। इट मेक्स सेंस। सो व्हाट आई से, आई नीड दैट पर्टिकुलर पेंटिंग ओनली, मुझे चाहिए तो यही पेंटिंग चाहिए। even if you're ready to give me 10 paintings in उसके बदले, या if you're giving me 10 crores उसके बदले, मुझे वो भी नहीं चाहिए। the only thing which I need is that painting which I got yesterday in auction sale। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर मैं बोल बोल के थक गई हूँ, but still they are not giving me that painting। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, कि मैं कोर्ट में जाके ये बात बताऊं, then I will file a case against them, correct, and I will explain the court कि why I am behind this particular painting only, why, because it is rare in nature, है ना। उसके बदले कोई और पेंटिंग मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगी, उसके बदले 1 CR 2 CR 10 CR मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा। the only thing which I want at this particular moment is that painting only। तो अगर ये बात कोर्ट मेरी समझ जाती है, if the court understands the facts of the cases and they find out that whatever I'm speaking is genuine, तो वो क्या करेंगे, they will give an order to that auctioneer to deliver that particular painting to me, ठीक है। so this is called as suit for specific performance। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे तो पेंटिंग चाहिए, है ना, पेंटिंग मुझे मिल नहीं रही है, सो देन आई गो एंड अप्रोच द कोर्ट, ठीक है। देखो क्या लिखा है, वेयर द सेलर, यहाँ पर सेलर को हम जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं ऐसे समझना दैट दे आर स्पीकिंग अबाउट द ऑक्शनर, ठीक है। वेयर द सेलर कमिट्स द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द बायर कैन अपील द कोर्ट, ठीक है। मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता था, कि मैं कोर्ट में जाके फाइल करूं केस,
राइट, द बायर कैन अपील टू द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आगे देखो, द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर ओनली व्हेन द गुड्स आर असर्टेन्ड और स्पेसिफिक। ठीक है, तो अगर कोर्ट मेरी बात समझ जाता है तो देन कोर्ट विल ऑर्डर देम टू डिलीवर मी द पेंटिंग। ओके, लुक एट द एग्जांपल। क्या लिखा है? ए अग्रीड टू सेल अ रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड टू बी, but on the due date A refused to sell the same. In this case, B files a suit against A for obtaining an order from the court for A to perform the contract. मतलब क्या होगा? A agreed to sell a painting to B. ड्यू डेट पर अगर ए ब्रीच कर लेता है, यहाँ पर ए कौन है? ए इज द सेलर। तो इस केस में फिर बी क्या करेगा? बी विल गो टू द कोर्ट। अगर कोर्ट बी की बातें सारी समझ जाता है तो कोर्ट ए को ऑर्डर देगा। कोर्ट क्या करेगा? ए को ऑर्डर देगा टू डिलीवर दैट पेंटिंग टू मिस्टर बी। क्लियर है? समझा है? यहाँ पर कौन सी थ्री पार्टीज हैं? सेलर, बायर एंड द कोर्ट। ओके, अगर सेलर गुड्स या पेंटिंग डिलीवर नहीं करता है तो ये बायर जाके कोर्ट की मदद लेगा। कोर्ट विल इश्यू एन ऑर्डर अगेंस्ट द सेलर एंड फिर अगेन बैक टू स्क्वायर वन, सेलर विल हैव टू डिलीवर दैट पेंटिंग टू द बायर। ठीक है, सो दिस इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये जो पर्टिकुलर सूट है आप नॉर्मल कमोडिटीज में नहीं यूज कर सकते हो। आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे यहाँ पर रेयर पेंटिंग हो गया, और देखो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है ऑफ मुगल पीरियड, है ना? तो ऐसे कुछ कमोडिटीज होने चाहिए विच आर प्रेशियस इन नेचर, विच आर यूनिक, विच आर रेयर। ठीक है, तो ही ये पॉइंट अप्लाई होगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सेक्शन 59। ओके, अब देखो हमने वारंटी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, राइट? वी हैव स्पोकन ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज, करेक्ट? ये हमने कब डिस्कस किया था? इन यूनिट नंबर 2। ओके, नाउ अगर एक छोटा सा क्विक रिविजन देखें, कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले फुलफिल करने होते हैं। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया, व्हेनेवर आई स्पीक अबाउट द वर्ड कंडीशन, आपको कौन सा एग्जाम्पल याद आना चाहिए? द एग्जाम्पल ऑफ एडवांस। ठीक है, ए इज सेलिंग द कार टू बी, पर ए ने कंडीशन रखी है कि मुझे एडवांस चाहिए 20,000 का, तो ही मैं तुम्हें कार बेचूंगा। अगर बी ये कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट स्मूथली प्रोसीड होगा। अगर बी ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, करेक्ट? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करने के लिए वो पर्टिकुलर कंडीशन का पूरा होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गई कंडीशंस। अब बात करते हैं हम वारंटीज की। व्हाट इज वारंटी? सी, वारंटी basically relates to repairing, correct, और replacing, है ना, whatever it is। अच्छा, अब मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था। अब मेरे घर पर एक एसी लगा हुआ है, मैंने एसी खरीदा था, राइट? हमको एक वारंटी कार्ड मिलता है इलेक्ट्रॉनिक, हम जब गुड्स खरीदते हैं तो वो वारंटी में क्या लिखा होता है वो कार्ड में? दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज अ वारंटी ऑफ 2 years। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 2 साल के अंदर अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो आपको फ्री का करके देंगे, या उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है, मेरे एसी में देयर इज जस्ट पार्ट, ओके, कोई तो पार्ट है जो कि पूरा खराब हो चुका है, बट इट कम्स विद इन द वारंटी पीरियड। तो मैं क्या करती हूँ, आई कॉन्टैक्ट दोज पीपल, ओके, और मैं उन्हें कहती हूँ कि ये पार्ट को तो रिपेयरिंग हो ही नहीं सकता, इसको रिप्लेस करके दो। सो दे विल कम एट माई प्लेस, दे विल चेक आउट दैट पार्ट विच इज डैमेज्ड, और फिर वो मुझे रिप्लेस करके देंगे। ठीक है, नाउ सपोजिटली अगर वो मुझे रिप्लेस करके नहीं देते हैं
वो मेरे घर पर आते ही नहीं है एसी चेक करने के लिए कि कितना डैमेज हो चुका है, कितना खराब हो चुका है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर दे आर नॉट गिविंग मी द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एसी विच हैज बीन कंप्लीटली डैमेज्ड। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, वो मुझे रिपेयरिंग करके नहीं दे रहे हैं, वो मुझे रिप्लेस करके नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वारंटी ब्रीच कर रहे हैं। हु इज ब्रीचिंग द वारंटी? ये क्या कर रहे हैं, ब्रीच कर, हु इज ब्रीचिंग द वारंटी? द सेलर, है ना, क्योंकि सेलर का काम है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बायर के पास भेजना। करेक्ट, तो यहाँ पर वारंटी को ब्रीच कौन कर रहा है? सेलर ब्रीच कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में अब हम देखेंगे कि होगा क्या, बिकॉज ये हमने ऊपर के जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें भी ब्रीच किसने किया है? सेलर ने किया है। और राइट्स किसके अराइज हुए हैं? बायर के राइट्स अराइज हुए हैं। तो सिमिलर है, देखो, where there is a breach of warranty on the part of seller or where the buyer elects to treat the condition as warranty, the buyer is not entitled to reject the goods. Okay, पहली बात तो ये समझ लो। अब देखो, हमने जब एडवांस का पॉइंट डिस्कस किया है ना, जहां पर बायर को 20,000 का एडवांस देना है, करेक्ट, उस केस में अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं का वहीं रेप्यूडेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, बट यहाँ पर मेरी जो एसी खराब हो गई है ना, एसी का कोई पार्ट है जिसको रिप्लेसमेंट चाहिए, है ना, अगर वो मेरे घर पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं भेजते हैं, तो कैन आई टेक दिस एसी एंड गिव देम बैक? द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी सेल हिट हो चुका है। तो आप वापस प्रोडक्ट को उनको वापस से दे नहीं सकते हो। यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। तो उस केस में क्या होगा, आप उनसे सिर्फ डैमेजेस मांग लोगे। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, आप उनको बोलोगे या तो रिपेयरिंग करके दो, अगर रिपेयरिंग नहीं हो रहा है तो रिप्लेसमेंट करके दो। अगर रिप्लेसमेंट भी करने को वो तैयार नहीं है, so then you ask them for damages. This is the order of priority. Either repair it and give me, or if the part has been extremely damaged, then you replace it for better. Replacement करने को भी तैयार नहीं है, then you can claim damages. Question ये आता है कि what if they are not ready to give the damages? Then what you have to do, simply you have to go to the court, और कोर्ट फिर उनको ऑर्डर इशू कर देगा। ठीक है, तो जब भी वारंटी का पॉइंट आता है ना, यू हैव टू रिमेंबर द एसी वाला एग्जांपल, जहां पर कोई पार्ट खराब हो चुका है विच रिक्वायर्स रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट, एंड इफ दे आर नॉट रेडी टू डू ईदर, देन यू कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम देम। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखो, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है क्या? कल लास्ट ही लेक्चर में हमने एक टाइमलाइन बनाई थी। करेक्ट, वो टाइमलाइन क्या थी? वापस से आई जस्ट मेक दैट टाइमलाइन सो दैट यू रिमेंबर इट। सेलर और बायर के बीच में, यस यू कैन रीड दैट एग्जांपल ना, वो सिमिलर एग्जांपल है, पढ़ लेना, नहीं समझता है तो देन वील डिस्कस। सेलर और बायर के बीच में 1 Jan को अग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये अग्रीमेंट एग्जीक्यूट कब होने वाला है? 15 Jan को। करेक्ट, एग्जीक्यूट कब होने वाला है? 15 Jan को। नाउ अगेन इफ यू रिमेंबर, समवेयर अराउंड 7 Jan, अब यहां पर देखो एग्जैक्टली द टेबल्स आर टर्निंग। कल हमने डिस्कस क्या किया था कि यहाँ पर 7 Jan को कौन मना कर लेता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल करूंगा? बायर। बट इस केस में 7 Jan को सेलर मना कर देता है कि मैं 15 Jan को कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। हु इज ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट? द सेलर इज ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर सेलर मना कर देता है दैट आई विल नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑन 15 Jan, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। सो बिफोर द ड्यू डेट, दैट इज ऑन 7 Jan, ड्यू डेट क्या है? 15 Jan. So before the due date, the seller breaches the contract, says that I won't be able to perform on 15 Jan. तो यहाँ पर अगर सेलर ब्रीच करेगा तो राइट्स किसके होंगे? राइट्स ऑफ कोर्स बायर के होंगे। ठीक है, नाउ इवन फर्दर रीडिंग इट,
अब हुआ क्या, हम बात कर रहे हैं अब 7th of Jan की, वी आर स्पीकिंग अबाउट 7th of January, ठीक है, जहां पर किसने मना कर दिया है, सेलर ने मना कर दिया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म नहीं करूंगा, ठीक है। अब आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इस केस में बायर के कितने ऑप्शंस बनते हैं, बायर हैज 2 ऑप्शंस, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन, या तो वो ऐसे मानेगा कि 7th of Jan को he will consider that the contract is going to be continued and he will wait till 15th of Jan. बायर क्या करेगा, बायर के पास पहला ऑप्शन क्या है कि वो 7th of Jan को ऐसे मानेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फर्दर कंटिन्यू होने वाला है और वो 15th of Jan तक रुकेगा, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, वो 7th of Jan को ही मान लेगा कि कॉन्ट्रैक्ट सेलर ने खत्म कर लिया है ना, और वो सेलर को 7th of Jan को ही स्यू कर लेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑन 7th of Jan he will consider that the contract is going to continue, he will wait till 15th of Jan. अगर 15th of Jan को भी सेलर फुलफिल नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो बायर विल स्यू हिम व्हेन, ऑन और आफ्टर 15th of Jan, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, दैट बायर विल स्यू द सेलर ऑन 7th itself, ठीक है। दीज आर द 2 ऑप्शंस। देखो पढ़ लो, अब सिमिलर चीज लिखी हुई है, ओके क्या लिखा है, where either of the parties to the contract repudiate the contract before due date, the other may, अब अदर मे के इधर 2 ऑप्शंस बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब आज आप ऐसे मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट फर्दर कंटिन्यू होने वाला है और आप 15th of Jan का इंतजार करो, और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड एंड स्यू फॉर डैमेजेस, मतलब आप 7th of Jan को ही स्यू कर दोगे उससे, ठीक है। दीज आर द 2 ऑप्शंस which are there with the buyer, okay, and the last point is suit for interest। देखो ये भी हमने उस दिन कर दिया था, सूट ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी सिमिलर है एकदम, ओके। बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग दिस, यहाँ पर जो एग्जाम्पल 2 है इसे कट कर लो, एग्जाम्पल 1 इज करेक्ट। या देखो हमने कल क्या, उस दिन क्या डिस्कस किया था इंटरेस्ट में, कि इंटरेस्ट कब से लेकर कब तक चार्ज होगा। अब देखो हम उस दिन कैसे बात कर रहे थे कि बायर ने डिफॉल्ट किया था, बायर वाज द डिफॉल्टिंग पार्टी, तो इंटरेस्ट कब से लेके कब तक पे होने वाला था, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल एक्चुअल पेमेंट, करेक्ट। यहां से लेके यहां तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला था, ये डेट से लेके ये डेट तक, करेक्ट। क्यों, क्योंकि वहां पर डिफॉल्टिंग पार्टी कौन था, बायर वाज द डिफॉल्टिंग पार्टी, correct। Now today what are we discussing, who is the defaulting party, the seller is the defaulting party। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कौन पे करेगा, सेलर ही पे करेगा इंटरेस्ट। सो लेट अस रीड व्हाट इट इज गिवन। देखो, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर और द बायर टू रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस और इन एनी केस whereby the law interests may be recoverable, okay, in the absence of contract the court may award interest at such rate, okay। कभी कभी अग्रीमेंट में नहीं लिखा होता है, तो आप कोर्ट को जाके पूछोगे कि कौन सा रेट अप्लाई करना है, okay, interest is to be charged at what rate, the court may award interest at such rate as it thinks fit on the amount of price for the refund in case of breach of contract from the date on which the payment was made, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या है, सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कल वाली बात डिस्कस की है, ठीक है ना। यहाँ पर डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है, सेलर इज द डिफॉल्टिंग पार्टी, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, मैं आपको खुद से होके बता रही हूँ कि ड्यूरेशन क्या होगा। नाउ अबव दे हैव डिस्कस्ड बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, सेलर।
अब देखो व्हेन ये ड्यूरेशन कैसे चार्ज होगा इस केस में, सपोजिटली सेलर को बायर को गुड्स डिलीवर करवाने थे अगेन 1 Jan को, पर उसने फाइनली कब डिलीवर करवाए 5 Jan को। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी कहां से कैलकुलेट होगा, फ्रॉम 1 Jan to 5 Jan, फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी टिल एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आई जस्ट गिव यू ऑल वन समरी और उसमें दोनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट आप देखो, यू रीड द समरी एंड देन यू राइट डाउन। ठीक है, फर्स्ट में लिख देती हूँ बायर इज द डिफॉल्टिंग पार्टी, तो इंटरेस्ट भी कौन पे करेगा, बायर ही पे करेगा, करेक्ट। कहां से लेके कब तक, फ्रॉम, आई विल राइट डाउन फ्रॉम एंड टू। ठीक है, अब यहां से आप समझ जाना, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, ये इसका हो गया बायर का। अब आज हमने डिस्कस किए हैं सेलर। सो अगेन, अगर सेलर इज द डिफॉल्टिंग पार्टी, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी कौन पे करेगा, सेलर ही पे करेगा बायर को, करेक्ट। सो आई विल राइट डाउन फ्रॉम एंड टू। तो अब सेलर का कैलकुलेशन कहां से होगा, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी टू एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, चाहिए तो लिख लो ये। I just wanted to discuss with you all. Now tomorrow we'll complete this particular unit. ठीक है, जब हम ये यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप कल से लेके 1 हफ्ते तक गिन के उसका टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। ठीक है, कल आई विल गिव यू द डेट ऑफ द टेस्ट। टेस्ट किसका होगा, यूनिट 4 का टेस्ट होगा। ठीक है, अब परसों से क्या करेंगे हम, डे आफ्टर टुमारो we will start writing practice of this particular chapter. Now I am not sure that when are you getting the books and all, so it's better we start with the writing practice of this entire chapter. अब जो मैं आपके टेस्ट्स लेती हूँ उसमें मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देती हूँ, राइट। जो हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे दोस विल कवर द केस स्टडीज। ठीक है, सारे केस स्टडीज कवर होते हैं। सो it will take around good 1.5 week to complete the writing practice. ठीक है, so similarly we'll be doing that. देखो अब ये चैप्टर ना comparatively easy भी है और छोटा भी है when we compare सोगा to Indian Contract Act. ठीक है, अब आपको ये सोगा कुछ ज्यादा ही बड़ा लगा होगा because it is 4 units, but then when you will see Indian Contract Act, when you will complete Indian Contract Act, तो आपको सोगा easy लगेगा। ठीक है, so when we will start with Indian Contract Act, मैंने आपको पहले ही बताया है कि Indian Contract में we have to study 6 units. तो हम राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, we will complete 1 unit और फिर उसका राइटिंग प्रैक्टिस, सेकेंड यूनिट फिर उसका थर्ड यूनिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, so we will complete the writing practice according to that particular unit which we have completed. ठीक है, that is Indian Contract Act, वो तो ठीक है बाद में करना है। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा एंड परसों से वी आर स्टार्टिंग विद द राइटिंग प्रैक्टिस of the entire 4 units. ठीक है, that is why it will take that long, around 1.5 weeks. ठीक है, चलो then I'll see you all tomorrow.